कुछ टाइम बाद यहाँ बेक और चोई आते हैं। रिपोर्टर्स उन्हें देखकर उनके पास आकर पूछने लगते हैं, क्या वे दोनों भी ली मिनसुन को रिक्रूट करने आए हैं? बेक सोचता है, ली मिनसुन वह कौन है? चोई बताता है, मैंने सुना उसने फी एंड गिल्ड ज्वाइन किया, लेकिन मैं किसी दूसरे वजह से आया हूं। यह सुनकर रिपोर्टर्स डिसअपॉइंट होकर वहां से चले जाते हैं। बेक कहता है, मैंने सुना तुम्हारी टीम को एक ए रैंक डंजन क्लियर करने में काफी मुश्किल हुआ। चोई बताता है, हाँ, लेकिन उतना भी नहीं जितना तुम्हारे टीम को रेड गेट क्लियर करने में हुआ था। असल में दोनों ही जिन वू को अपने गिल्ड में रिक्रूट करने आए थे। दोनों जब चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, तभी फी एंड गिल्ड का मास्टर लिम आकर पूछता है, क्या तुम दोनों ली के लिए लड़ रहे हो? माफ करना, लेकिन मैंने उसे पहले ही अपने गिल्ड में रिक्रूट कर लिया। दोनों गुस्से में कहते हैं, हम किसी लीवी के लिए नहीं आए हैं। अरे इन्हें क्या हुआ? यहां हम जिनवू को भी देखते हैं जो अपना लाइसेंस रिन्यू करने आया था। कुछ देर बाद ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। ली स्पीच दे रहा था कि वह अपने रैंक को लेकर काफी नर्वस है, लेकिन उसका रैंक जो भी आए वह तब भी हंटर्स का काम करेगा, फी एंड गिल्ड के अंदर। रिपोर्टर्स पूछते हैं, क्या वह हंटर बनने के बाद एक्टिंग छोड़ देगा? ली सोचता है, अरे हुतियों, मैं ऐसा क्यों करूंगा? असल में ली को पहले से ही पता था वह एक ए रैंक का हंटर है। उसने फी एंड गिल्ड के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद वह फिर से बॉलीवुड में चला जाएगा। उसका जो इमेज खराब हुआ था, इन 2 सालों में लोग वह भूल जाएंगे। ली कहता है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपने जान पर खेलकर आप लोगों को बचाऊंगा। इधर जिन वू को अंदर जाते हुए ली का मैनेजर रोक लेता है और कहता है, अभी सर का इंटरव्यू चल रहा है, बाद में आना। तभी वहां हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो आ जाते हैं और कहते हैं, जिन वू मेरा गेस्ट है। और ली से भी कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ना बुलाने के लिए। यह कहकर वह जिन वू को लेकर अंदर चले जाते हैं। ली सोचता है, इस लड़के ने तो मेरा सारा इंप्रेशन खराब कर दिया। इसके बाद जब ली अंदर जा रहा था, वो उसे रोक कर कहता है, अभी अंदर एक चेकिंग चल रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं? अभी नौकरी से निकलवा सकता हूं। वो तो सैवेज वे में रिप्लाई देता है कि उसे नहीं पता वह कौन है, ज्यादा बकबक किया तो चड्डी निकाल देगा। इधर जाते हुए जिनवू बेक और चोई को देखता है। इसके बाद रीअसेसमेंट प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस में पहले हंटर्स का एबिलिटीज चेक किया जाता है। ऑफिसर जिनवू को उसका हंटर एबिलिटीज दिखाने को कहता है। जिनवू हिचकिचाते हुए अपना सबसे कमजोर शैडो बाहर निकालता है। प्रेसिडेंट गो कहते हैं, मैंने वू से तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ा था, मुझे पता है तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। लगता है भांडा फूट गया। यह सोचकर वह अपने सारे शैडोज को ही बाहर निकाल देता है। यह देखकर गो हैरान हो जाते हैं। बाहर बेक और चोई को भी जिनवू का ऑरा महसूस हो गया था। दोनों को ही लगता है जिनवू का मैजिकल पावर उनसे काफी स्ट्रांग है। कुछ और प्रोसेस के बाद जिनवू को उसका नया एस रैंक वाला लाइसेंस मिल गया था। जिनवू सोचता है, अब मैं उस स्पीयर ऑफ एवरेस्ट को बेच पाऊंगा। गो उसे एस रैंकर बनने पर कंग्रेचुलेट्स करते हैं। इसके बाद जब जिनवू बिल्डिंग से निकल रहा था, सामने बेक और चोई खड़े थे। वे उसे अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए बात करने ही वाले थे। तभी जिनवू कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे कुछ काम है। यह कहकर जैसे ही वह बाहर निकलता है, सारे रिपोर्टर उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। इधर स्कूल में हाना जिना को बताती है, जिनकून मेरा मतलब तुम्हारा भाई न्यूज में आ रहा है कि वह एक एस रैंक का हंटर है। इधर माइनिंग टीम को भी पता चलता है जिनवू एक एस रैंक का हंटर है। जिनवू के पुराने टीम मेंबर्स और चाही भी यह न्यूज देख रहे थे। हम झुनी को भी देखते हैं जो यह न्यूज देखकर खुश थी। इधर सारे रिपोर्टर ली को छोड़ जिनवू के पास चले जाते हैं, क्योंकि यह एक काफी बड़ी खबर थी। क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी नया एस रैंकर नहीं बना था। सारे रिपोर्टर जिनवू से काफी सवाल पूछने लगते हैं। बेक कहता है, तुम यहां से निकल नहीं पाओगे, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। मदद के लिए शुक्रिया, यह कहकर वह काफी स्पीड से मीडिया के पीछे चला जाता है और खुद को कवर कर वहां से जाने लगता है। चोई कहता है, यह तो काफी तेज है ना बेक? इधर बेक तो बावला हो गया था, क्योंकि उसकी आंखें भी जिनवू की स्पीड को फॉलो नहीं कर पाई थीं। दूसरी तरफ हम जिन हो को देखते हैं जो अपने फादर से कह रहा था। जिन वू ने गिल्ड ज्वाइन होने से मना कर दिया। हमें दिखाया जाता है जिन वू ने कहा था उसे कुछ काम है जिसे उसे अकेले ही पूरा करना है। अगर वह किसी गिल्ड को ज्वाइन करेगा तो उसका प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा। जिन वू और कहता है कि जिन हो उसे फॉलो करे। यह सुनकर फादर उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं, तुमने तो काफी बढ़िया स्पीच दिया था कि तुम्हें गिल्ड चाहिए, और अब तुम उसके लिए सब छोड़ना चाहते हो। जिन हो जिन वू के साथ बिताए अपने एडवेंचर्स को याद करता है और हिम्मत करके कहता है वह उसे ही फॉलो करना चाहता है।
इधर जिनवू को हम एक ऑप्शन हाउस में देखते हैं। वह डीमन कैसल के हीट से बचने के लिए कुछ आइटम्स खरीदने आया था। मैनेजर उसे एक क्लॉक और कुछ आइटम्स दिखाता है, लेकिन प्राइस देखकर जिनवू देखता ही रह जाता है। मैनेजर कहता है, प्राइस फिक्स है, लेकिन अगर आप इस ग्लास को तोड़ पाए तो यह आपको फ्री में मिल जाएगा। मैनेजर आगे बताता है, यह ग्लास काफी स्ट्रांग है, कोई ए रैंक का हंटर भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। इतने में जिनवू ने पंच रेडी कर लिया था ग्लास तोड़ने के लिए। अरे सर, मैं तो मजाक कर रहा था, अगर आपने इसे छुआ भी तो अलार्म बज जाएगा। मैनेजर घबरा कर कहता है। जिनवू को कुछ और आइटम्स भी देखना था, इसलिए वह दूसरे लड़के के साथ चला जाता है। मैनेजर देखता है जिनवू के बिना छुए ही ग्लास टूट गया था। इधर जिनवू एक डैगर खरीदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर से प्राइस देखकर वह सोचता ही रह जाता है। जिनवू अपना डैगर दिखाते हुए पूछता है, इसका प्राइस क्या होगा? डैगर देखकर लड़का चौंक जाता है और बताता है, इसकी कीमत तो 100 मिलियन से भी ज्यादा होगा। यह सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इस डैगर को काफी कम प्राइस में सिस्टम से खरीदा था। सिस्टम से मिले हुए आइटम्स का वैल्यू असली दुनिया में बहुत ज्यादा है। यह समझकर वह स्पीयर को बेचने का इरादा बदल देता है। रात में बेक अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर में बैठा हुआ जिनवू के बारे में ही सोच रहा था। जब मैं उससे पहली बार मिला था तब वह मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन आज जब मैंने उसके पावर को महसूस किया, वह मुझसे काफी स्ट्रांग लग रहा था। बेक मन में सोचता है, यह तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं वह ऐसा हंटर तो नहीं है जो अपने पावर को लेवल अप कर सके। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। जीना देखती है बाहर से सारे रिपोर्टर्स चले गए थे। जीना जिनवू से कहती हैं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इन चीजों में मुझे मत घसीटो। अरे इसमें मैं क्या करूं, और वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए फिर से बाहर जा रहा हूं। जीना पूछती है, तुम किसके साथ और कहां जा रहे हो? तभी डोरबेल बजता है। वहां जिनहो था। उसे देखकर जिनवू को बहाना मिल जाता है और जिनहो को पकड़कर कहता है, मैं इसके साथ मिशन पर जा रहा हूं। जिनहो को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जिनवू इशारे से उसे हां कहने को कहता है। रात में सभी के सोने के बाद जिनवू जीना के रूम के पास आता है। उसे फिक्र हो रहा था उसके जाने के बाद जीना पर कोई खतरा ना आए। वह टास्क के 4 जनरल्स को बाहर निकालता है। अरे तुम लोग तो 4 थे ना? एक जनरल्स इशारे से कहता है। एक को अपने रॉकेट बना दिया था। जो भी हो, जिनवू एक जनरल को जीना के पास छोड़ देता है। इसके बाद वह और भी कुछ शैडोज को घर के बाहर निगरानी करने का ऑर्डर देता है। इसी बीच हम एक एंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो सी पर उड़ता हुआ कहीं जा रहा था। अगले दिन जिनहो जिनवू को उसकी मंजिल तक छोड़ देता है। इसके बाद जिनवू डीमन कैसल एंटर करता है। उसने डंजन के हीट से बचने के लिए एक क्लोक और दूसरे कुछ आइटम्स लिया था। तभी उसे एक क्वेस्ट आता है। उसे डेमन मोनार्क बारन का सोल कलेक्ट करना होगा। इस बार के रिवार्ड्स कुछ ज्यादा ही थे। पिछली बार उसने 75वें फ्लोर तक फ्लोर क्लियर किया था, इसलिए वह सीधा 76वें फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाता है। इधर बाहर जिनहो के फादर और मदर जिनहो के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी बात कहते कहते फादर अचानक से ही बेहोश हो जाते हैं। इधर कैसल में जिनवू के सामने एक काफी बड़ा डीमन आ गया था। जिनवू टस्क को समन कर उसे स्पीयर पकड़ा देता है। टस्क स्पीयर को यूज कर अपने फायर स्पेल से डीमन पर हमला करता है। हमला इतना स्ट्रांग था कि उस डीमन के साथ साथ आसपास के सारे बिल्डिंग को भी राख बना दिया था। यह देखकर जिनवू भी हैरान था। इधर हॉस्पिटल में हम जिनहो के फादर को देखते हैं। मदर कहती हैं, जिनहो उनसे मिलने आया था, लेकिन उन्होंने झूठ कहा कि ज्यादा काम करने की वजह से आप बेहोश हो गए। फादर याद करते हैं, डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें इटर्नल स्लंबर हुआ है। इस बीमारी में लोग हमेशा के लिए कोमा में चले जाते हैं। यह बीमारी जिनबू के मदर को भी है। डॉक्टर ने कहा था, जिन लोगों के पास मैजिकल पावर नहीं होता, अगर वे ज्यादा मैजिक पावर के कांटेक्ट में रहे तो उन्हें यह बीमारी होता है। इस बात का तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। क्या आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई मैजिक यूजर है? फादर कहते हैं, उनका बेटा एक हंटर है। मिस्टर म्यूंगहन यह याद कर मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं, ऐसा लग रहा है इस दुनिया ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इधर सी साइड पर जब 2 हंटर पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उनके सामने वही एंड आ जाता है। इधर कैसल में जिनवू ने अपने शैडोज को 6 टीम में बांट दिया था। हर टीम सेपरेटली काम करेगी। जिनवू ने उन्हें ऑर्डर दिया था, जैसे ही दूसरे फ्लोर का परमिट मिले तो उसे इन्फॉर्म करे। ऐसा करके जिनवू ने सिर्फ 2 दिनों में ही 77वें फ्लोर से 80वें फ्लोर तक पहुंच चुका था। जिनवू देखता है उसका एमपी काफी तेजी से कम हो रहा है। इसका मतलब कोई उसके शैडोज को मार रहा है। इन्वेस्टिगेट के लिए वह टीम ए के पास आता है। यहां पहुंचने पर उसे पता चलता है टीम ए पर हमला होने के बाद टीम बी पर हमला हुआ है। जिनवू सोचता है टस्क की टीम ए के ज्यादा पास थी
लेकिन उन्हें छोड़ टीम बी पर हमला हुआ। इसका मतलब वे इंटेलिजेंट है और कमजोर टीम पर हमला कर रहे हैं। इसका मतलब उनका अगला निशाना आइस बेयर्स होंगे। जिनवू का अंदाजा सही था। कुछ डीमन नाइट बियर वाली टीम पर हमला कर उन्हें मार रहे थे। जिनवू पीछे छुपकर यह सब देख रहा था। जिनवू जब सामने आता है, एक नाइट उसे देख उस पर हमला करता है। जिनवू ने उसे काफी आसानी से मार दिया था। जिनवू अपने स्पीड से बाकी 2 नाइट को भी मार देता है। आखिर में बचा नाइट डर के मारे कांप रहा था। जिनवू कहता है, मैं हमेशा से ही जानना चाहता था, क्या मैजिक बीस्ट्स को भी डर लगता है कि नहीं? लेकिन लगता है मुझे उसका जवाब मिल गया। नाइट और जिनवू दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जिनवू काफी आसानी से नाइट के हमलों को डॉज कर रहा था। मौका पाकर जिनवू नाइट पर हमला करने ही वाला था, तभी वह नाइट सरेंडर कर देता है। नाइट की आवाज सुनकर जिनवू हैरान था और हेलमेट निकालने पर पता चलता है यह तो एक डीमन गर्ल है। एसिल अपनी पतली आवाज में जिनवू से कहती है कि वह उसे जाने दे। जिनवू कहता है, तुमने पहले मुझ पर हमला किया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, और ऊपर से मैंने तुम्हारे सारे नाइट्स को भी मार दिया। एसिल कहता है, सोल्जर्स का तो काम है अपने लॉर्ड की रक्षा करना। अगर इसमें वो मर भी गए तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। जिनवू सोचता है, लगता है इसका ऊपर का स्क्रू ढीला है। जिनवू उसे बिना कुछ किए ही जा रहा था, लेकिन एसिल तो मौका पाकर पीछे से जिनवू पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टस्क ने उसे अपने प्रोटेक्शन स्पेल से रोक दिया था। जिनवू के घूरने पर एसिल फिर से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वह उसे जाने दे, इसके बदले वह कुछ भी करेगी। टस्क उसे फ्लोट करने लगता है और जिनवू पूछता है, क्या तुम्हें परमिट के बारे में कुछ पता है? एसिल बताती है, इस फ्लोर का परमिट हमारे फैमिली के पास है। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें दूसरे फ्लोर के परमिट की लोकेशन भी बता दूंगी। जिनवू नजदीक आकर काफी कोल्ड तरीके से पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो? जिनवू को ऐसे देख एसिल डर के मारे हां कहती है। कुछ और बातों के बाद जिनवू पूछता है, आखिर तुम हो कौन? एसिल बताती है, मेरा नाम एसिल है और मैं रदीरू फैमिली की सबसे बड़ी प्रिंसेस हूं। जिनवू के मन में सिस्टम को लेकर कुछ सवाल थे, इसलिए वह एसिल से पूछता है, क्या तुम्हें हर वक्त इंसानों को मारने का आवाज सुनाई देता है? एसिल कहती है, नहीं, लेकिन हमें हमारे टेरिटरी की रक्षा करने की ऑर्डर सुनाई देता है, और यह आवाज तब से सुनाई दे रही है जब से हम लोग यहां आए हैं। यह सुनकर जिनवू चौंक जाता है और पूछता है, तो तुम इससे पहले कहां थी? एसिल बताती है, यहां आने से पहले हम लोग डेमन रियल में रहते थे। एक दिन न जाने कैसे हम यहां आ गए। जिनवू सिस्टम से जुड़े और भी सवाल पूछ रहा था, लेकिन तभी एसिल ग्लिच करने लगती है और रोबोटिक आवाज में कहती है, हम लोग वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, एक ऐसे एनिमी से जिससे लड़ने के लिए पूरे डेमन क्लैन को एक साथ आना पड़ा। यह सुनकर जिनवू हैरान था। एसिल फिर से ग्लिच होती है और रोबोटिक आवाज में बार बार कहने लगती है, फर्दर इंफॉर्मेशन कैनॉट बी गिवन, दिस इंफॉर्मेशन कैनॉट बी गिवन। यह कहते कहते वह बेहोश हो जाती है। इधर बाहर हम उसी एंट को देखते हैं जो लोगों को मारता हुआ शहर को तबाह कर रहा था। यह सारा इंसिडेंट वो मीटिंग में बता रहा था। उस एंट ने अकेले ही 257 लोगों को मार दिया, जिसमें बी और सी रैंक के हंटर्स भी थे। आखिर में एक ए रैंक का हंटर काफी मुश्किल से उस एंट को मार पाया। इसका मतलब वह एंट किसी ए रैंक हंटर के बराबर है। जिस शहर पर एंट ने हमला किया था वह जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था। अगर एंट्स की उड़ने की एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ी तो वे कोरिया में भी आ सकते हैं। गो सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बुरा होगा, और फिर कहते हैं, जल्दी से आसपास के कंट्रीज को अलर्ट कर दो। मैं चाहता हूं हम लोग जेजू आइलैंड पर हमारा तीसरा रेड मिशन करें। इधर कासल में टस्क एसिल को उठाकर ले जा रहा था। कुछ और आगे जाने पर वे लोग रदीरू फैमिली के कासल में पहुंच जाते हैं। जिनवू को देख किंग काफी घबरा गया था, क्योंकि उसे जिनवू के शैडो में उसकी पूरी शैडो आर्मी को देख पा रहा था। किंग जिनवू को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है। जिनवू कहता है, मैंने एसिल से वादा किया है, अगर मुझे परमिट मिल जाए तो मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। किंग जानता था वह जिनवू को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वह जिनवू को परमिट दे देता है। परमिट पाकर जिनवू खुश था और कहता है, मुझे एक और चीज चाहिए, और वह तुम्हारी बेटी है। यह सुनकर किंग गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। जिनवू कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। एसिल को दूसरे फ्लोर के परमिट की लोकेशन पता है,
इसलिए मैं उसे एज अ गाइड ले जाना चाहता हूं। लेकिन किंग अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के साथ कैसे जाने दे सकता था? जिनवू कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं एसिल को कुछ नहीं होने दूंगा। भाई लड़की शर्मा रही है। इधर एसोसिएशन में हम जापान से आए एक गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो एंट पर हो रहे रिसर्च को देख रहा था। इधर जिनवू फ्लोर क्लियर करता हुआ 90 फ्लोर तक पहुंच गया था। जिनवू के लेवल अप होने से टस्क और इग्रिस भी लेवल अप होकर ए रैंक और एस रैंक के बन गए थे। एसिल अपने साथ कुछ गिफ्ट लाई थी क्योंकि 90वें फ्लोर के बाद हाई नोबल डेमन्स रहते थे। उनसे बातचीत करके परमिट लेना थोड़ा आसान होगा। जिनवू कहता है, अगर मैं तुमसे कमजोर होता क्या तुम मुझसे बात करती? यहां ताकतवर ही जी सकते हैं। एसिल कहती है, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? जिनवू अचानक से ही कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह सुनकर तो एसिल काफी शर्मा जाती है। जिनवू सोचता है, यह बिल्कुल जिनहो की तरह है, दोनों का ही स्क्रू ढीला है। जिनवू कहता है, आगे काफी खतरा है तो तुम यहीं से लौट जाओ। लेकिन एसिल जाने से मना कर देती है और अपनी पतली आवाज में कहती है, नहीं, मुझे देखना है, आप कितनी दूर तक जा सकते हो। जिनवू भी उसे मना नहीं करता और दोनों अगले फ्लोर के लिए निकल पड़ते हैं। एसिल ने सही कहा था। 90वें फ्लोर के बाद जिनवू को डेमन्स से लड़ने में काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अपने मॉम के लिए जिनवू लड़ता रहता है। इधर बाहर हम चोई को देखते हैं जो चाही को बता रहा था कि जेजू आइलैंड पर फिर से रेड होने वाला है। चोई कहता है, इस रेड में कोरिया के सभी एस रैंकर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। चाही सोचती है, इसका मतलब जिनवू भी पार्टिसिपेट करेगा। चोई आगे बताता है, बैटल प्लान डिस्कस करने जापान से एक अल्ट्रा गिल्ड मास्टर कोरिया आया है। इधर कासल में आखिरकार जिनवू 100वीं मंजिल पर पहुंच गया था। आसपास देखने पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आसमान से एक ड्रैगन उड़ता हुआ सामने की एक बिल्डिंग पर बैठ जाता है। ड्रैगन के ऊपर सभी डेमन्स का लॉर्ड, डेमन मोनार्क बरान था। बरान का ऑरा महसूस कर एसिल का हाल काफी बुरा था। जिनवू देखता है बरान का नाम रेड कलर में शो हो रहा है। इसका मतलब बरान जिनवू से ज्यादा ताकतवर है। जिनवू सोच ही रहा था कि वह कैसे बरान से लड़े। तभी बरान अपने सोर्ड से कई सारे गेट्स को ओपन करता है जिनसे हाई लेवल डेमन्स बाहर निकल रहे थे। इधर जिनवू के सामने दर्जनों नोटिफिकेशंस खुल रहे थे। डेमन्स ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जिनवू जल्दी से अपने मोनार्क डोमेन को एक्सपैंड करता है जिससे शैडो आर्मी बाहर निकलकर डेमन्स से लड़ने लगते हैं। टस्क अपने जाइगेंटिक फॉर्म में आकर अपनी फायर स्पेल्स से हजारों डेमन्स को मार देता है। इतनी खतरनाक लड़ाई देखकर एसिल हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसकी साइड ले। बरान जो यहाँ का रूलर है और जिनवू एक आउटसाइडर है जिसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। इधर बरान अपनी इलेक्ट्रिक स्पेल को आसमान में छोड़ता है जिससे आसमान से थंडर बोल्ट नीचे गिरने लगते हैं। एक थंडर बोल्ट एसिल को लगने जा रहा था लेकिन जिनवू ने उसे बचा लिया था। जिनवू सोचता है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरा एमपी काफी तेजी से खत्म हो जाएगा। जिनवू अपने स्किल्स से गायब होकर बरान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गायब होने के बावजूद भी बरान ने उसे सेंस कर उसके अटैक को रोक दिया था। बरान अपने थंडर बोल्ट से जिनवू पर हमला करने लगता है। तभी टस्क अपने फायर स्पेल से थंडर बोल्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया था। मौका पाकर इग्रिस अपने सोर्ड फेंककर ड्रैगन के सिर को काट देता है जिससे फाइनली बरान नीचे आ गिरता है। बरान काफी गुस्से से जिनवू की तरफ बढ़ रहा था। इधर मीटिंग रूम में हम उसी गिल्ड मास्टर को देखते हैं। इसका नाम गोटो र्यूजी है। इसका गिल्ड एशिया में सेकंड स्ट्रांगेस्ट गिल्ड है। इस गिल्ड में र्यूजी को मिलाकर टोटल 11 एस रैंकर्स हैं। रायूजी की असिस्टेंट मोना कहती है, रिसर्च से हमें पता चला है उन एंट्स का लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल है। अगर हम किसी तरह एंट्स के क्वीन को मार पाए तो 1 साल के अंदर ही सारे एंट्स खत्म हो जाएंगे। हमें और भी पता चला है, एंट उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास ज्यादा माना होता है। गो सोचते हैं, इन्होंने इतने कम टाइम में ही इतने सारे इंफॉर्मेशंस गैदर कर लिया। रियूजी कहता है, इस मिशन में मेरे साथ मेरे गिल्ड के सभी एस रैंकर्स पार्टिसिपेट करेंगे। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। रियूजी कहता है, हमारी टीम सभी एंट्स को नेस्ट से दूर ले जाएगी और आपको क्वीन को मारना होगा। गो कहता है, ऐसे तो आप लोगों पर काफी खतरा आ जाएगा। रियूजी जवाब देता है, हमारा काम एंट्स का ध्यान बंटाना है ना कि उनसे लड़ना। इधर कासल में दोनों ही आर्मी एक दूसरे से लड़ रहे थे। जिनवू देखता है कि उसका एमपी काफी तेजी से कम हो रहा है।
ऊपर से बरान लगातार अपने थंडर बोल्ट से हमला करे जा रहा था। टस्क जैसे तैसे अपनी प्रोटेक्शन स्पेल से बरान के हमलों को रोक रहा था। आयरन और इग्रिस दोनों ही बरान पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरान के एक ही वार से दोनों दूर जाकर गिरते हैं। जिन्वू भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ये देखकर शॉक था कि बरान ने उसके अटैक को अपने हाथों से ही रोक दिया। बरान जिन्वू को सिर से पकड़कर उसे मारने ही वाला था। तभी आयरन और टैंक आकर उसे रोक देते हैं। मौका पाकर जिन्वू अपने डैगर को बरान के हाथ में घुसा देता है। इग्रिस भी अपने सोर्ड को बरान के दूसरे हाथ में घुसा देता है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी डीमन लॉर्ड बरान को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। बरान ने एक ही अटैक से सभी को खत्म कर दिया। जिन्वू जैसे तैसे बच गया, लेकिन अब उसका एमपी पूरी तरह से शून्य हो गया था। बरन लड़ने के लिए अपने तलवार को बाहर निकालता है और बारिश शुरू हो जाता है। दोनों ही इतने स्पीड से लड़ रहे थे कि एसिल को बस 2 लाइट दिखाई दे रहा था। लड़ते लड़ते दोनों आसपास के जगह को तबाह कर रहे थे। बरान अपने थंडर बोल्ट से जिन्वू पर हमला करता है। बचने के चक्कर में जिन्वू के हाथ से डैगर छूट गया था। बारेन काफी जोर से जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू ने अपने हाथों से ही बरान के अटैक को रोक दिया था। बरान अपने मुंह से थंडर अटैक मारने वाला था। अगर यह लगा तो जिन्वू पक्का मारा जाएगा। तभी एक वेपन बरान को आ लगता है। यह एसिल ने फेंका था। बरान का ध्यान एसिल पर जाता है और यह 1 सेकंड का मौका जिन्वू के लिए काफी था। जिन्वू अपनी पूरी ताकत से बरान के हाथों को उखाड़ फेंकता है। बरान फिर से अपने मुंह से थंडर अटैक मारने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जिन्वू बरान के मुंह पर काफी जोर से पंच मारता है। इंपैक्ट इतने जोर से हुआ था कि बरान का सर अलग होकर सीधा आसमान में जा फटता है। जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है, उसने डेमन मोनार्क बरान को हरा दिया। जिन्वू अपने थके हुए आवाज में कहता है, एसिल, अपने डैड को बता दो, आज से रेडरू फैमिली यहां की नई रूलर है। एसिल मिक्स इमोशंस के साथ कहती है, हमारी फैमिली का नाम रदीरू है, ना कि रडेरू। इसी के साथ इस पार्ट का एंड होता है। मैं जानता हूं वीडियो लेट नहीं, बहुत लेट आई है, इसके लिए माफी मांगता हूं। मेरी तबीयत काफी खराब थी, इसलिए स्क्रिप्ट बनाने में देर हो गई। मैं कोशिश करूंगा अब से ऐसा ना हो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।